हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है एडवोकेट सचिन त्यागी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा देर ना करते हुए आज हमने हाई कोर्ट के कुछ हेडिंग्स डाल दिए हैं, जिनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ अपने नोट्स तैयार करे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पे एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जिसकी आधिकारिकता राज्य में स्थित जिला एवं शासन न्यायालय पर भी लागू होगी। ठीक है, अनुच्छेद 223 ए 223 बी के अधीन बनाए गए अधिकरणों के निर्णयों की उच्च न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। तो ये अधिकरण क्या होते हैं? अधिकरण भी एक न्यायालय होते हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंटल क्लेम अधिकरण। इस प्रकार के जो कोर्ट्स होते हैं, ये इनकी बात की जा रही है। क्लियर है। इसके बाद आता है ये जो हाई कोर्ट है, इनकी स्थापना आज़ादी से पूर्व की जा चुकी थी। 1860 में एक साथ 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुंबई, कोलकाता और मद्रास, जो अब चेन्नई है। ठीक है, इसके बाद में 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। संविधान के भाग 6 के अनुसार अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश या किसी राज्य के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकते हैं, या केवल केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय बना सकते हैं, या 2 राज्य के एक केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय का निर्माण किया जा सकता है। एग्जाम्पल फॉर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, जो कि हरियाणा पंजाब दोनों का उच्च न्यायालय है, और चंडीगढ़ एक स्वयं केंद्र प्रशासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका भी एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र एक उच्च न्यायालय है। क्लियर है। प्रेजेंट टाइम में लगभग 24-25 हो गए हैं, अब 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि अभी एक हाल फिलहाल में तेलंगाना का उच्च न्यायालय बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का गठन, सेकंड टॉपिक है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ऐसे न्यायमूर्तियों से मिलकर जिसे भारत के राष्ट्रपति उचित समझे इतने उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि एक हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, जितने आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति सही समझे उतनों को नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या कम बढ़ती निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 224 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्यभार में अस्थायी वृद्धि एवं बकाया कार्यों की निपटाने के लिए यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, तो वह 2 वर्षों से कम ऐसे समय के लिए जो वे निर्धारित करें कार्यकारी तथा अपर न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं, तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित मामले में राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उच्च न्यायालय की बैठकों में बैठने और कार्य करने के आग्रह कर सकेगा, और उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही उस व्यक्ति को अधिकार, भत्ते व पावर प्राप्त होगी। क्लियर है। इसके बाद आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पॉइंट, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात तथा साझा राज्य के मामले में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने तथा उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होती है। ठीक है। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि जब तक किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहमति प्राप्त ना कर ली जाए। तो किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाएगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श कर लिया जाएगा। ठीक है। न्यायाधीश मामला 1998 में एक व्यवस्था दी गई जिसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एक 3 सदस्य परामर्श मंडल की सहमति से हो, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। इसके परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। अकेले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसके बाद दूसरा जो जजमेंट आया वो आया 1998 में, जिसके द्वारा व्यवस्था की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 वरिष्ठ जजों से परामर्श करना या उनकी अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कोलेजियम सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय नियुक्ति न्यायिक आयोग NJAC से प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन तथा NJAC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामत पुराने कोलेजियम सिस्टम पूर्ण अस्तित्व में है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 4th जजेस केस 2015 में दिया। कोर्ट ने राय व्यक्त की है कि नई व्यवस्था यानी NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पे न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास विभिन्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष तक पद धारण किया हो, अनुभव हो, वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो। उपयुक्त से यह स्पष्ट होता है कि संविधान से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्लियर है। इसके बाद आता है न्यायाधीशों की शपथ। तो न्यायाधीशों की शपथ के बारे में अनुच्छेद 219 के अनुसार जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उसे पद संभालने से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित न्यायाधीश से शपथ के प्रारूप के अनुसार संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा का पालन करेगा। तो एक ध्यान देने वाली बात यह, नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहाँ थे हम? अब है न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 62 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है। इसके बाद आता है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो स्थानांतरण के संबंध में के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना होगा। जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। पर केवल राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श के बाद ही किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर किया जा सकता है।
और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होंगे, वो भी वरिष्ठ 4 जजों की सलाह लेंगे तथा जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरण किया जाएगा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेंगे और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेने के उपरांत ही राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। मान लीजिएगा जैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद से किसी जजेस का ट्रांसफर किया जाना है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो सीजीआई होंगे उनसे परामर्श सलाह लेने के बाद और जो चंडीगढ़ के सीजीआई होंगे उनसे सलाह लेने के बाद ही जो उच्चतम न्यायालय के सीजीआई हैं राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। 1994 में उच्चतम न्यायालय ने स्थानांतरण की प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी ला दिया है, जिसमें स्थानांतरण में निरंकुशता को जांच की जा सकती है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसका ट्रांसफर किया गया हो। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, न्यायाधीशों के वेतन में भत्ते, इसके बाद आते हैं न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व सुविधाएं, अवकाश, पेंशन समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नियुक्ति के उपरांत संसद द्वारा जो पेंशन या भत्ते निर्धारित किए गए हैं उन्हें किन्हीं भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। बढ़ाया जा सकता है परंतु कम नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सैलरी है, वेतन भत्ते हैं, वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे और जब वो रिटायर हो जाएंगे पेंशन का जो व्यय है वो भारत सरकार की संचित निधि से व्यय किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जो इनकी पेंशन होगी वो जो इनका रिटायर होने वाले मंथ में जो लास्ट मंथ की सैलरी बनेगी उसका जो 50% है वो इनकी पेंशन के रूप में इनको दिया जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। इसके बाद आता है न्यायाधीशों को हटाना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पहले तो सबसे पूर्व ये रिटायर हो जाए, इनकी 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तब ये अपने पद से हट सकते हैं। दूसरा, ये अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति के नाम त्याग पत्र दे दें तो इनको हटाया जा सकता है। तीसरा, इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से सेम टू सेम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम लोकसभा के 100 सदस्य व राज्यसभा के 50 सदस्य एक प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करके सभापति को देंगे। सभापति को यह अधिकार होगा कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो उसमें एक समिति गठित की जाएगी जिसमें उच्चतम न्यायालय के जजेस, कानूनवादी लोग और उच्च न्यायालय के जजेस को रखा जाएगा। उस समिति की सिफारिश, जो अगर ये महाभियोग भी जो लग सकता है वो 2 प्रकार के आरोप पे लग सकता है। पहला कदाचार के आरोप पर और दूसरा अगर वो कार्य करने में उनमें क्षमता ना रहे, अक्षमता के आधार पर। ठीक है, अगर समिति रिपोर्ट दे देती है कि ये व्यक्ति कदाचार में सम्मिलित है या कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसके उपरांत आगे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय की तरह ही संविधान में उच्च न्यायालय के विभिन्न शक्तियां एवं अपील करने की सर्वोच्च न्यायालय होता है। जैसे भारत में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च जो न्यायालय वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार राज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है राज्य का वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के निर्णय को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
उच्च न्यायालयों का गठन स्वतंत्रता से पूर्व हो गया था। संविधान में उच्च न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए हैं। बस इतना बताया गया है कि जो उच्च न्यायालयों की शक्ति आजादी से पूर्व थी वही की सेम टू सेम आजादी के बाद भी लागू रहेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और जोड़ी गई है, वह है राजस्व मामले। राजस्व मामले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो संविधान लागू होने से पहले इसके पास नहीं था। संविधान में उच्च न्यायालयों के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियों को अन्य अभिभावकों द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो है जो राजस्व मामले का जो अधिकार था वो आजादी से पहले नहीं था, अब उसको भी दे दिया गया है। ठीक है, तो बस आज के टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।